हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग रीटर के बारे में बात करेंगे और ये पीजीटी का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, लेक्चर नंबर 2 आप सिलेबस उठाएंगे तो सिलेबस में आप देखिएगा कि हमबोल्ट की बात क्या दिया है, रीटर दिया है, और इन दोनों को आप लोगों को क्या करना है, साथ साथ पढ़ना है। इसीलिए यहाँ हमने पहले हमबोल्ट को कराया, फिर रीटर को करा रहा हूँ, और इसी वीडियो में ही लास्ट में हम आपको हमबोल्ट और रीटर दोनों का कंपैरिजन करा के वहाँ बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें दोनों में सिमिलर हैं। हमबोल्ट और रीटर में काफ़ी चीज़ों में समानताएं हैं, कुछ चीज़ों में असमानताएं हैं। इन दोनों भी बात करेंगे, इससे आपका रीटर भी क्लियर हो जाएगा, हमबोल्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए आपका नेट का सिलेबस आप उठाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर उठाएंगे, या किसी भी स्टेट का पीजीटी का एग्ज़ाम का सिलेबस उठाएंगे, इन दोनों टॉपिक से आपको प्रश्न हर बार एक कम से कम मिला ही है। ठीक, तो इसलिए चूँकि ये दोनों जोग्राफ़र को क्या बोला जाता है, क्लासिकल पीरियड के जोग्राफ़ी में इन दोनों को गिना जाता है और यही दोनों शामिल होते हैं उसमें। ठीक, यानी कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न जोग्राफिकल थॉट के अंतर्गत इन्हें शामिल किया जाता है, किनको, हमबोल्ट और रीटर को। तो हमबोल्ट के बारे में आपने पूरा विस्तृत देख लिया था। अब यहाँ पे हम लोग रीटर के बारे में देखेंगे। हमबोल्ट के बारे में थोड़ा सा आप एक बार रिवीजन कर लीजिए यहाँ पे, फिर रीटर को स्टार्ट करते हैं। हमबोल्ट ने क्या किया था, पनामा नहर बनाने का विचार दिया था, ओरनिको नदी की खोज की थी, कॉस्मोस की रचना की थी। ठीक, और जब ऊंचाई पे हम लोग बढ़ते हैं तो उच्चावच और उच्चावच के और तापमान का, यानी क्लाइमेट का जो मानव पर प्रभाव है वो क्या पड़ता है, मानव पर और प्राकृतिक वनस्पति पर प्रभाव कैसे पड़ता है, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे तो इसके बारे में भी उन्होंने बताया। मानचित्रों का भी उपयोग उन्होंने किया था, मानचित्र भूगोल का भी। ठीक, और साथ ही साथ इन्होंने इंडक्टिव मेथड का उपयोग किया था। हमबोल्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, हमबोल्ट ने परमाफ्रॉस्ट शब्द दिया था। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कार्ल रीटर के बारे में। तो हमबोल्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये इसलिए हम बता दे रहे हैं ताकि आपका एक बार रिवीजन भी होता जाए। तो रीटर महोदय की बात करें तो रीटर और हमबोल्ट दोनों की मृत्यु जो है एक समय में हुई थी, 1859 में मानी जाती है, जबकि जन्म में 10 साल का अंतराल था। हमबोल्ट का कितना था, 1769 है, और कार्ल रीटर का जन्म हुआ था 1779 में। ठीक, 79 में। कहाँ पे हुआ था, बर्लिन में, जर्मनी में हुआ था। बर्लिन में किसका था, हमबोल्ट का था। और रीटर का जो जन्म हुआ है ये है तो जर्मनी में ही। ठीक, जर्मनी में हुआ है, लेकिन जो स्पेसिफिक प्लेस का नाम है वो जो प्लेस है वो स्नेप्थेंथल करके है। ये जर्मन का नाम है, तो बहुत ज़्यादा ये कठिन है थोड़ा सा, तो आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। रीटर को आर्म चेयर जोग्राफर भी कहते हैं, यानी आराम कुर्सी वाले भूगोलवेत्ता कहते हैं। आराम कुर्सी वाले भूगोलवेत्ता उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो यात्राएं बहुत कम किए थे, यानी कि वो जो भूगोल लिखें ज़्यादातर कुर्सी पे बैठ के ही लिखें। और चूँकि ये हमबोल्ट के समकालीन थे, तो हमबोल्ट और रीटर दोनों लोग लगभग 30 साल तक एक साथ रहे। ठीक, तो हमबोल्ट क्या थे, ये अन्वेषक थे, यानी कि बहुत ज़्यादा यात्रा वगैरह करते थे हमबोल्ट, जबकि रीटर यात्रा करते नहीं थे। अब प्रश्न ये आता है कि फिर भी रीटर क्यों इतना, उन्होंने अर्धकुंडे लिखा, लैंडकर कुंडे लिखा, और इनका नाम भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो वो इसीलिए कि क्योंकि हमबोल्ट के जो यात्राएँ थी उसका विवरण इनको मिलता था, तो उन्हीं आधार पे ये अपना लिखते थे। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि इन्होंने एकदम यात्राएं नहीं किया है, इन्होंने यूरोप की यात्राएं की है, यूरोप का इतिहास भी लिखा है, और वहाँ के जो रिसोर्स हैं उसके बारे में उन्होंने मानचित्र भी बनाए हैं। ठीक, इसीलिए इन्होंने हमबोल्ट को क्या माना था, अपना शैक्षणिक गुरु के तौर पे इन्होंने हमबोल्ट को माना था। ठीक, हमबोल्ट को क्या माना था, इन्होंने शैक्षणिक गुरु माना था, क्योंकि हमबोल्ट इनसे 10 साल सीनियर थे, और इसीलिए दोनों को आधुनिक भूगोल की नींव का पत्थर, भवन या स्तंभ की संज्ञा भी दी जाती है।
ठीक, तो अगला जो यहाँ पे दिया है नेक्स्ट की रिटर को भी आधुनिक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, और चूंकि रिटर ईश्वर में विश्वास रखने वाले भूगोलवेत्ताओं में से एक थे, जबकि हमबोल्ड क्या थे, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे बल्कि ये वैज्ञानिकतावादी सोच के थे। प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा टेलियोलॉजिकल जोग्राफर है, यानी ईश्वरवादी, प्रयोजनवादी या उद्देश्यवादी भूगोलवेत्ता है, तो रिटर महोदय हैं। ठीक, जबकि हमबोल्ड क्या है, ये ईश्वर में कम विश्वास रखते हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं। ठीक, जर्मनी में जो भूगोल का पहला प्रोफेसर बना वो रिटर को वह पद प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था, तो रिटर को ज्योग्राफी में पद प्राप्त हुआ था। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रचनाएं, क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा इतिहास से आपसे कोई मतलब नहीं है, कहाँ पढ़े, क्या किए, कैसे किए, इन सब से प्रश्न कभी न पूछा जाता है न पूछा जाएगा। यदि पूछा जाए तो थोड़ा सा आप देख लीजिए इनके बारे में कि रिटर जो है ये हेले विश्वविद्यालय में भी पढ़े हैं। ठीक, और इन्होंने जर्मनी के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पे पहली नियुक्ति इनकी रही, जो प्रोफेसर के पद पे हुई, यानी कि प्रोफेसर का पहला पद ही वही सृजित हुआ था उस समय। ठीक, रचनाओं में बात करें तो हम लोग इन्होंने यूरोप का ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांख्यिकी अध्ययन पर लेख लिखा, जो 1804 में प्रकाशित हुआ। अब देखिए ये लेख उन्होंने आर्म चेयर यानी कुर्सी पे बैठ के नहीं लिखा था, बल्कि वो यूरोप का भ्रमण किए, भ्रमण करने के बाद उन्होंने इसको लिखा और ये 2 खंडों में इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक, उसके बाद इन्होंने पहली बार यूरोप में 6 मानचित्र बनाए थे, जो वहाँ के संसाधन और प्राकृतिक भूमि पर आधारित था। इसका पब्लिकेशन उन्होंने 1807 में इसे पब्लिश किया था। ठीक, और 1807 में ही उन्होंने गोथिंग विश्वविद्यालय में मानव प्रकृति और इतिहास पर शोध कार्य किया, जो इसी के लिए बहुत ही फेमस हुए थे। अगला है कि 1810 ईस्वी में उन्होंने न्यू ज्योग्राफी यानी कि नवीन भूगोल नामक प्राकृतिक भूगोल के तत्वों और घटनाओं के संबंध में एक ग्रंथ लिखा, लेकिन चूँकि इस ग्रंथ की आलोचना बहुत हुई, इस आलोचना के कारण उन्होंने ये ग्रंथ प्रकाशित नहीं किया, बल्कि जो उन्होंने लिखा था रिटर महोदय ने, उसको उन्होंने क्या किया, अपने जो मित्र थे, उनके जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उसको पांडुलिपि में वो बांट दिए। ठीक, बाद में 1817 में अडकुंडे उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका प्रकाशन उन्होंने किया, और पहले खंड में उन्होंने एक अज्ञात महाद्वीप अफ्रीका के बारे में बात किया, और ये टोटल उन्होंने 19 खंडों में पब्लिश किया था, और इसमें अफ्रीका और एशिया के बारे में ही विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। और इसमें एशिया के 14 खंड थे, जो 19 खंड की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें 14 खंड तो केवल एशिया के ही थे। ठीक, यूरोप पर भी उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था। और बर्लिन में जो है अडकुंडे का एक संशोधित संस्करण भी 1832 में प्रकाशित हुआ, जो लगभग 20,000 पेजेस का था। कितने पेज का था? 20,000 पेज का था। ठीक, उसके बाद इन्होंने विधि तंत्र पर भी शोध पत्र दिया। काला सागर और कैस्पियन सागर के पास इन्होंने प्रजातियों के बारे में बताया, उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का अध्ययन किया, और उसके बारे में विस्तृत वर्णन भी कार्ल रिटर महोदय ने किया था। ठीक, कार्ल रिटर ने अडकुंडे जो आपका 1817 में प्रकाशित हुआ, जिसे भूविज्ञान कहा जाता है, अर्थ साइंस की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें उन्होंने क्या किया था कि स्थानीय दशाएं, सामयिक और औपचारिक या वस्तु विशेष स्थानों के गुणों को भी इसमें प्रदर्शित किया था। और इन्होंने जो अडकुंडे प्रकाशित किया, हमने आपको बताया कि पहले खंड में किसके बारे में चर्चा किया था? अफ्रीका का था, और इसका संशोधित संस्करण 1822 में पहले खंड का प्रकाशित हुआ। ठीक, एशिया पर इन्होंने दूसरा खंड जो है 1823 में लिखा था। दूसरा खंड जो है एशिया पर था 1823 में, और शेष विश्व पर इन्होंने तीसरा खंड लिखा था। तो पहले खंड में क्या था? अफ्रीका था। दूसरे खंड में क्या था?
एशिया था। किसके दूसरे खंड में? अड्डुकुंडे के। ध्यान रखिएगा, पहले खंड में अफ्रीका, दूसरे में एशिया, तीसरे में पूरे विश्व, जो शेष विश्व बचा उसके बारे में इन्होंने लिखा। एशिया खंड की हम्बोल्ट ने भी काफ़ी प्रशंसा की थी और रिटर के द्वारा अफ्रीका और एशिया के खंड में हम्बोल्ट के द्वारा जो बताई गई धरातली विधि थी उसको अपनाकर रिटर ने अपने लेख को आगे बढ़ाया और 1832 के बाद बर्लिन में अड्डकुंडे का संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ और इसे उन्होंने लिखना भी चालू कर दिया था। ठीक, हालांकि इनके पूरे इस कार्य में अन्य कई विद्वानों ने भी सहयोग दिए थे। लैंडर कुंडे यानी प्रादेशिक भूगोल, जो इसमें उन्होंने पहली बार प्रादेशिक भूगोल में तुलनात्मक विधि का उपयोग किया था कार्ल रिटर ने। ठीक, कार्ल रिटर का जो विधि तंत्र था, जो उपागम था, वो टेलियोलॉजिकल उपागम था। ये आपका लगभग 4 से 5 बार प्रश्न पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में कि निम्न में से कौन सा टेलियोलॉजिकल अप्रोच धारण करता है, या उद्देश्य परक, ईश्वरवादी, ठीक, या प्रयोजन मूलक, कोई भी आ जाए तो आपको लगाना क्या है? रिटर। ठीक, चलिए यहाँ से कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों भी चर्चा कर लेते हैं। चूँकि रिटर काफ़ी महत्वपूर्ण विद्वान हैं, भूगोलवेत्ता हैं, तो इनके बारे में चर्चा करना यहाँ लाजमी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिटर के संबंध में कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि रिटर ने बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? प्रश्न पूछा जाएगा कि बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या लगाएंगे? रिटर। विविधता में एकता, विविधता में एकता का नियम जो है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, शब्द दिया था किसने? रिटर ने ही दिया था। और इसको रिटर ने प्रकृति और मानव के संबंधों के आधार पर दिया था। ठीक, रिटर चूँकि शुष्क जो गजेटियर जैसी सूचनाओं को के संग्रह को नहीं मानते थे और इन्होंने भूगोल को मानव प्रकृति के अंतर संबंधों से युक्त महत्वपूर्ण महत्व का विषय माना और उसी आधार पर इन्होंने कहा कि मानव अध्ययन को विविधता में एकता इन्होंने देखी। ठीक, और यही बात ब्लांस भी कहते हैं, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। ब्लांस की तरह रिटर ने भी पृथ्वी और उसके निवासियों के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध में विश्वास करता था। प्रश्न आएगा कि मानव और उसके निवासी या पृथ्वी और उसके निवासी मानव और पृथ्वी के बीच जो अन्योन्याश्रित संबंध यानी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में विश्वास करने वाला भूगोलवेत्ता कौन था? तो वह भूगोलवेत्ता ब्लांस महोदय थे। उसी तरह से रिटर ने भी विश्वास किया था। अर्थात कि इनका ये मानना था कि एक के संबंध को दूसरे के बिना नहीं समझा जा सकता। समझ में आई बात? यानी कि यदि आप कहें कि मानव को अलग करके और प्रकृति को अलग करके फिर हम समझें, तब आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। साथ ही साथ ये भी आपने देखा कि जिम्मरमैन ने कहा था संसाधनों के बारे में कि जो हमारी आवश्यकता के लिए उपयोगी है वही हमारे लिए संसाधन है। तो यहाँ भी जब प्रकृति की महत्व तभी समझ में आएगा जब प्रकृति को मानव से जोड़ के आप देखेंगे। तो रिटर ने यही कहा कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, एक के बिना दूसरे को समझा नहीं जा सकता। इसीलिए रिटर ने ये कहा था कि एक के इतिहास को दूसरे के भूगोल के बिना समझा नहीं जा सकता। अर्थात धरातल मानव क्रियाओं को और मानव क्रियाएं धरातल को प्रभावित कर रही हैं, यानी कि मानव धरातल को, धरातल मानव को, एक दूसरे को ये प्रभावित कर रहे हैं। ठीक, इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके पीजीटी की परीक्षाओं में स्टेटमेंट दे के प्रश्न पूछता है। आगे यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है स्टेटमेंट का, 2016 में पूछा गया था, उसको मैं दिखाऊंगा, अभी इसमें इंक्लूड कर रखा हूँ। अड्डकुंडे के विषय में हम्बोल्ट ने ये लिखा था कि जो अड्डकुंडे था इनका नाम भूविज्ञान, उसमें परिकल्पनाओं से प्रेक्षण की ओर नहीं बात की गई बल्कि प्रेक्षण से प्रेक्षण की ओर बढ़ा गया है।
यानी जो रिटर हैं ये अड्डकुंडे में परिकल्पना से प्रेक्षण की ओर नहीं गए हैं, बल्कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, प्रेक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया है, उसी ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्वेशन की ओर गए हैं। ठीक, रिटर के अनुसार इन्होंने जो स्वयं के बारे में क्या कहा कि हमें पृथ्वी के नियम के बारे में स्वयं पृथ्वी से पूछना चाहिए। यही स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था। ठीक, क्या कहा था कि हमें पृथ्वी के नियमों के बारे में स्वयं पृथ्वी से पूछना चाहिए। ये स्टेटमेंट है रिटर का। किसने कहा था? ये रिटर ने कहा था। रिटर महोदय हेगेल से भी काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने महाद्वीप की आकृति को ईश्वर की कृति माना था। यानी कि उनका ये मानना था कि जो महाद्वीप विस्थापन हुआ और जो एक आपका एशिया महाद्वीप का आकार हुआ, यूरोप का, अफ्रीका का, अमेरिका का, सभी महाद्वीपों का जो आकार या आकृति है ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। यानी कि ईश्वर ने ही पूरा बनाया है, मानव का विशेष योगदान नहीं है। यानी कि इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि रिटर जो है ये पर्यावरणीय निश्चयवादी हैं। यानी कि इनका ये मानना है कि प्रकृति बलवान है, मनुष्य निर्बल है। फिर भी इन्होंने अपने पूरे भौगोलिक अध्ययन का केंद्र जो है वो मानव को बनाया है। समझ में आई बात? इन्होंने क्या माना कि पृथ्वी यानी महाद्वीप का जो विस्तार है या बनावट है ये सब क्या है? ईश्वर प्रदत्त है। ठीक, यानी ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसीलिए महाद्वीपों के स्वरूप, स्थिति आदि में ईश्वर के द्वारा निर्धारित खेल की ओर प्रतीत होता है, जो मानव विकास में सहायक है। यानी समस्त पृथ्वी ईश्वरीय जीव है, महाद्वीप उसके अंग हैं। याद रखिएगा स्टेटमेंट, समस्त पृथ्वी ईश्वरीय जीव है, महाद्वीप उसके अंग हैं। यानी कि जो पूरा पृथ्वी है वो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, महाद्वीप उसके अंग हैं। यानी कि महाद्वीप जो है वो अंग होने वाले यानी व्यक्ति जो है उसके अंग हैं। ऐसा सर्वव्यापी दृष्टिकोण आधुनिक काल में पृथ्वी तल से विभक्त करने का प्रयास रिटर की ही पहल मानी जाती है और इसीलिए इसी को उन्होंने प्रयोजन मूलक या उद्देश्यवादी दृष्टिकोण बोला जाता है। अगला, रिटर के अनुसार भूगोल क्या है? जैसा कि आप देख रहे थे कि सिलेबस में आपके लिखा था भूगोल, अर्थ और विशेषता और विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के द्वारा अनुमान नाम लिखा गया था। तो रिटर के अनुसार भूगोल क्या है? विज्ञान की ऐसी शाखा है जो भूमंडल को उसकी सभी आकृतियों, घटनाओं व संबंधों में स्वतंत्र इकाई के रूप में परंतु एकीकृत बनी समस्तता के में व्यक्त करती है। ठीक, ये आपका भूगोल है। उन्होंने भूगोल को पृथ्वी का विज्ञान माना। भूगोल को क्या माना? पृथ्वी का विज्ञान माना था। ठीक, यानी कि पृथ्वी तल की घटनाओं और दृश्य जगत को प्राकृतिक स्वरूपों से संबंधित उन्होंने माना था। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस विद्वान या किस भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी का विज्ञान भूगोल को माना था? और इसी को भूविज्ञान कहा जाता है। किसको? अर्धकुंडे को भूविज्ञान कहा जाता है। रिटर की जो पद्धति है, कैसी पद्धति है रिटर की? तो रिटर की जो पद्धति है या विधि तंत्र है ये निगमनात्मक है। क्या है? डिडक्टिव है। डिडक्टिव कैसे है? क्योंकि उन्होंने जो नए निष्कर्ष निकले या उसके जो सत्यापन है या अन्य विधियों के द्वारा उन्होंने नियमों से व नवीन सिद्धांतों तक पहुंचने के प्रयास की बात करते हैं। यानी कि नियम से सिद्धांत, नए सिद्धांतों की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं, इसीलिए इन्हें निगमनात्मक पद्धति इनकी कही जाती है। ठीक, पार्थिव घटनाओं की स्थानिक व्यवस्था को व्यक्त करने के लिए हमबोल्ट और रिटर के विचारों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनकी सोच में समानता है। ठीक, आगे हम लोग इनकी समानता पे चर्चा करेंगे। उसके पहले यहाँ पे देखिए कि अभी हमने बात किया कि निगमनात्मक कैसे है कि नियम से सत्यापन, जो भी विधियाँ हैं यानी विधियाँ या सत्यापन या नियम से ये नए सिद्धांतों को पाने के प्रयास की होड़ में रहते हैं। तुलनात्मक विधि तो प्रादेशिक भूगोल के प्रारंभ
में रिटर एकमात्र भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने तुलनात्मक विधि की शुरुआत की, हालांकि हम्बोल्ट ने भी इसे शुरू किया था। मानचित्र कला की बात हम लोग करें तो मानचित्र कला के संदर्भ में आपने देखा कि भूगोल, जो यूरोप का भूगोल उन्होंने लिखा था, तो यूरोप में रिटर ने 6 मानचित्र बनाए थे, ठीक, और जिसको उन्होंने 1807 के आसपास जो है प्रकाशित किए थे। हालांकि इनकी आलोचना भी होती है, आलोचना फ्रोबेल और हेटनर ने भी किया है, ठीक। रिटर जो है ये द्वैतवादी विचारों का भी पोषक माना जाता है। तो यूरोप के भूगोल को भी इन्होंने लिखा। मानचित्र कला विश्लेषण विधि की के बारे में बात करें हम लोग, तो विश्लेषण में आप जानते हैं कि हम्बोल्ट की तरह इन्होंने भी सिंथेटिक अकाउंट यानी संश्लिष्ट विवरण और विश्लेषण विधियों का विशेष उपयोग किया था। रिटर की श्रेष्ठता जो है केवल महाद्वीपों के विवरण में नहीं मानी जाती है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि इन्होंने धरातल पर विभिन्न स्तरों पर पार्थिव घटनाओं के प्रादेशिक सम्मिलन को निर्धारित भी इन्होंने किया था। तो यहाँ से जो आपका प्रश्न आएगा, पूछा जाएगा कि विश्लेषण विधि, मानचित्र विधि, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। तो इसलिए हम्बोल्ट और रिटर का भी ये है, तीनों में समानता है। तीनों विधियों का उपयोग हम्बोल्ट ने भी किया था, रिटर ने भी किया था। रिटर जो है डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से भी काफ़ी प्रभावित हैं और उन्होंने प्रत्येक महाद्वीप में प्रजाति और उसके भिन्न रूपों की पहचान की भी बात की है। रिटर ने ये माना कि जो उदाहरण स्वरूप उन्होंने माना था कि अफ्रीका में काले लोग रहते हैं, यूरोप में गोरे लोग हैं, एशिया में पीले रंग वाले लोग और अमेरिका में लाल रंग के मनुष्यों का निवास होता है। लेकिन ये उन्होंने बहुत ही ओवर जनरलाइजेशन कर दिया था, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उन्होंने जो बताया हर जगह यही चीज़ें देखने को मिलती है। फिलहाल उन्होंने जो थीम इसका दिया था, उन्होंने ये माना था कि मानव के विकास मार्ग का निर्धारण करने में प्राकृतिक पर्यावरण सक्षम है। क्या है? मानव के संपूर्ण विकास करने में प्राकृतिक पर्यावरण सक्षम है। उसने दोनों गोलार्धों के जल और स्थल और महाद्वीपों के ताप और शीतलता का भी वर्णन किया था। उनका ये मानना था, रिटर महोदय का, कि जो अफ्रीका की तटरेखा है वो क्या है, छोटी है अपेक्षाकृत, लेकिन नियमित है, और उसका जो अंदरूनी भाग है वो समुद्र से उसका संपर्क बहुत कम है। जबकि एशिया के बारे में उन्होंने बताया कि एशिया जो है ये समुद्र तट इसकी काफ़ी लंबी है और यहाँ पे जो समुद्र है वो काफ़ी अंदर तक है, यानी जो समुद्र तट है, समुद्र की पहुँच है वो काफ़ी अंदर तक है और वहाँ पे कई अंतरीप भी हैं। ये रिटर का मानना, हम लोग बात कर रहे हैं रिटर के अनुसार। लेकिन एशिया का जो भीतरी भाग भी समुद्र में पर्याप्त दूरी रखता है। यूरोप की बात किया उन्होंने कि यूरोप महाद्वीप की समुद्री पहुँच इन दोनों से अलग है। यूरोप की जो समुद्र तट रेखा है ये तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लंबी है और वह सरल से तट में, यानी वह सरलता से जो है तट से दूर पहुंच बनाती है। और यही उन्होंने बात किया था कि जो जल और स्थल है, महाद्वीपों के ताप और शीतलता की में अंतर पाया जाता, देखा जाता है। ठीक, अगला है, उन्होंने अलग अलग लेखों से ये स्पष्ट किया कि जो पृथ्वी है इसका निर्माण केवल मनुष्यों के लिए हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इन्हीं की बातों में कंट्रडिक्शन दिखता है कि एक बार उन्होंने कहा कि पृथ्वी, ये प्रकृति जो है सर्वश्रेष्ठ है, मानव केवल आपका एक विकास मार्ग निर्धारित करता है और संपूर्ण कार्य जो है प्राकृतिक पर्यावरण करता है। दूसरी बार इन्होंने कहा कि पृथ्वी का निर्माण केवल मनुष्यों के लिए हुआ है, यानी कि पृथ्वी पर रह कौन सकता है, मनुष्य रह सकता है। और वो कैसे, जब तक प्रकृति से सामंजस्य नहीं बनाएगा तब तक नहीं रह पाएगा। सीमाओं के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि सीमाएं नदियों पर्वतों के रूप में भूगोल के क्षेत्रीय इकाई के यथार्थ ज्ञान के अवबोध का साधन मात्र होती हैं। रिटर वातावरण निश्चयवादी थे, ये हमने बताया ही आपको। और रिटर जो है ये
मानव केंद्रित भूगोल की भी बात की है। ठीक, रिटर ने मानव केंद्रित भूगोल की बात किया है। अभी आपने देखा कि पृथ्वी का निर्माण मनुष्यों के लिए ही हुआ है। नया वैज्ञानिक भूगोल की बात इन्होंने किया, यानी रिटर जो परंपरागत भूगोल के अध्ययन में विश्वास नहीं रखते थे, और इन्होंने वैज्ञानिकता भी इनके अंदर थी, ऐसा नहीं है कि केवल ये टेलियोलॉजी थे। रिटर वैज्ञानिक भूगोल का मार्गदर्शन की प्रकृति में इन्होंने अनेकता में एकता जो कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक, इनका उद्देश्य ये था कि समस्त स्थल का जो सजीव चित्रण प्रस्तुत होना चाहिए। मानव और प्रकृति के संबंध में भी इन्होंने बात कही। नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी वैज्ञानिक भूगोल की बात इन्होंने की, जो हमने आपको बता दी। ये सभी रिटर की अन्य विचारधाराओं के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि रिटर और हमबोल्ट, चूँकि रिटर और हमबोल्ट एक दूसरे के समकालीन थे, इसीलिए इन दोनों में कुछ समानताएं कुछ असमानताएं विद्यमान हैं। और शैक्षणिक गुरु जो है रिटर का हमबोल्ट थे, इसीलिए इनका ये महत्व और बढ़ जाता है। समानताओं की चर्चा हम लोग करें तो हमबोल्ट और रिटर दोनों क्या करते हैं, यूनिटी ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति की एकता पर जोर देते हैं, लेकिन दोनों की सोच यहाँ पे अलग है। यहाँ पे ये धार्मिक कर लीजिएगा, ठीक, धार्मिक हो गया है। जबकि रिटर की सोच क्या थी, ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे, ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे, प्रकृति में ज़्यादा विश्वास, घोर निश्चयवादी भी थे। जबकि हमबोल्ट क्या थे, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते थे। अगला है कि दोनों ने भूगोल के अध्ययन में मानव को महत्व दिया, बात सही है। दोनों ने अनुभाविक, आगमनात्मक, तुलनात्मक और मानचित्र विधियों का उपयोग किया था, यानी अपने विधि तंत्रों में। ये अपने उनके विधि तंत्रों में देखा भी है। ये समानताएं रहीं। अब असमानताओं की बात करें कि हमबोल्ट ने जो शिक्षा ग्रहण किया था वो प्राकृतिक विज्ञान में ग्रहण किया, जबकि रिटर का इतिहास और दर्शन में काफ़ी विशेष योगदान रहा। ये इतिहास के प्रोफेसर भी बने थे, बाद में भूगोल के भी प्रोफेसर बने, हालांकि इतिहास के प्राध्यापक नहीं बने थे, एक प्रकार से इनकी नियुक्ति की गई थी। हमबोल्ट अन्वेषक था जबकि रिटर आर्मचेयर थे, यानी कि हमबोल्ट क्या थे, अन्वेषक का मतलब ये खोज करता थे। एक प्रकार से इन्होंने विभिन्न प्रकार की यात्राएं की, चिम्बराजू पर्वत पे चढ़े, इटली के सिसिली जो ज्वालामुखी है वहाँ पे भी इन्होंने गए, सिसिली द्वीप पे जो है, ठीक, क्रेटरों का इन्होंने अध्ययन किया, कोयना डैम के बारे में बताया कि यहाँ पे जो भूकंप आया था। तो इनका जो एक प्रकार से अन्वेषक थे, जबकि रिटर क्या थे, ये कुर्सी पे बैठ के जो इनके अनुभव थे, जो इनसे शेयर किया गया था, उसी आधार पे ये अपना तैयार करते थे। हमबोल्ट जो है ये वैज्ञानिक विचारधारा में विश्वास रखते, जबकि रिटर जो है ईश्वरवादी प्रकृति के थे। हमबोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल को स्थापित किया, यानी कि क्रमबद्ध भूगोल का जनक जो है हमबोल्ट को कहा जाता है, जबकि रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्रादेशिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, रिटर लगाएंगे, क्रमबद्ध भूगोल का हमबोल्ट लगाएंगे, आधुनिक भूगोल का हमबोल्ट और रिटर सम्मिलित रूप से। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और यहाँ पे वीडियो में कुछ भी समस्या हो या कुछ भी आपको ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे आपको समस्या हो। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।